हेलो कॉमर्शियंस, वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स, जहां पर हम क्लियर करेंगे आपके कॉमर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो आज की वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अगर आप बिजनेस स्टडीज की बात करो, क्योंकि इसकी जो केस स्टडीज होती है ना वो बहुत ट्रिकी आती हैं और उसको हमको यहाँ पर एनालाइज भी करना पड़ेगा, साथ ही साथ हमको उसको समझ के उसके पूरे क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज की वीडियो को आप ध्यान से देखो। एक एक टॉपिक को मैं आज समझाने वाला हूँ। यहाँ पर एनसीईआरटी का रेफरेंस भी लिया है और ऐसे करके हम लोग पूरे जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे वन शॉट में, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर एक एक चीज को बिल्कुल देखना और स्किप बिल्कुल मत करना वीडियो को, क्योंकि वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स को समाप्त करते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट में लिखता हूँ और यहीं से कहानी स्टार्ट होती है कि इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर काम कर रही होती हैं। सबसे पहला नाम आता है सेवर्स का और दूसरा नाम आता है बोरोअर्स का। ओके, तो यहां पर जो सेवर्स होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है मुझको कि यहां पर वो जितना भी पैसा कमा रहे हैं उसको सेव कर रहे हैं। आकर के क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। अब देखो, सेव करके रख रहे हैं तो वहां पर हमको फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं? क्योंकि वो पैसा बढ़ नहीं रहा है। अगर आज आप अपना जो पैसा है उसको स्टेट बैंक के अपने नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में अगर पैसा जमा करके रखते हो तो उससे आपको कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। 1.5% का इंटरेस्ट मिलता है, बहुत कम होता है। तो यहाँ पर आपका पैसा एक्चुअली में कम हो रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है और मैं चाहता हूं कि जितना भी पैसा मैं सेव करूं उस पर मुझे इंटरेस्ट मिले, ताकि मैं आगे महंगाई के साथ जो है मुकाबला कर सकूं। बट यहाँ पर क्या होता है कि सेवर्स के पास कोई चॉइस नहीं थी पहले के टाइम पर अब आ चुकी है। सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती है बोरोअर्स के लिए कि ये जो बोरोअर्स होते हैं बेसिकली बिजनेस एंटरप्राइज होता है। अब जो बिजनेसेस होते हैं उनको क्या होता है, पैसे की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है कि भाई मैं अपने बिजनेस में यहां से पैसा लगा दूं, वहां से पैसा लगा दूं। तो अब उनके पास कोई सोर्स नहीं था बैंक्स के अलावा। अब बैंक का क्या काम होता है? बैंक का काम होता है भाई जो अमीर बंदा है उसको पकड़ो, उसको लोन दे दो और उससे बहुत सारा इंटरेस्ट लो। तो यहाँ पर ये लोग अमीर तो होते हैं बट ये चाहते हैं कि नहीं भाई थोड़ा सा नॉमिनल इंटरेस्ट देना पड़े, ज्यादा इंटरेस्ट भी ना देना पड़े, ज्यादा झंझट भी ना हो, ज्यादा पेपर वर्क भी ना हो और मुझे पैसा आसानी से मिल जाए तो मैं यहाँ पर पैसा आराम से बोरो कर सकूं। तो ये दोनों की जो नीड थी वो फाइनेंशियल मार्केट ने यहां पर पूरी करी। उसने बोला कि सेवर जो है वो अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट को दे दो, फाइनेंशियल मार्केट उसको ट्रांसफर करेगा बोरोअर्स को और बोरोअर्स जब अपने बिजनेस को बढ़ा लेंगे तो वो अपने प्रॉफिट का हिस्सा या फिर कुछ इंटरेस्ट वापस पे करेंगे सेवर्स को। सो यहां पर फाइनेंशियल मार्केट क्या है? इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन, ये एक लिंक बना रहा है सेवर्स और बोरोअर्स के बीच। समझ में आ रहा है? सो पैसे को इधर से उधर करेगा और यहां पर फाइनेंशियल मार्केट पूरा वर्क करेगा और इसके लिए पूरी के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन, पूरी रेगुलेटरी बॉडी हमने बना करके रखी है। कोई भी आपसे पूछे फाइनेंशियल मार्केट क्या है तो इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोअर्स लिख करके आ जाना। अब सेवर्स को यहां पर हम लोग इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं क्योंकि अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और बोरोअर्स को मैंने आपको बता दिया ये बिजनेस एंटरप्राइज होते हैं। तो यहां पर आपको अपने नोट्स में बिजनेस एंटरप्राइज भी लिखना है। इसके अलावा हमको इनको एक और नाम से बुलाते हैं जिसको हम बोलते हैं, इनको हम लोग सरप्लस यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरप्लस यूनिट। क्यों बोलते हैं सरप्लस यूनिट? क्योंकि इनके पास सरप्लस पैसा है। और इनको हम बोलते हैं डेफिशिएट यूनिट क्योंकि इनके पास कम पैसा है, सो इनको डेफिशिएट यूनिट बोला जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, फाइनेंशियल मार्केट इन सबको जो है बीच में लिंक एक्ट करेगा। अब फाइनेंशियल मार्केट के आने से यहां पर हमको फायदा क्या हुआ है? तो सबसे पहले जो फायदा हमको हुआ है वो ये है कि इनने मोबिलाइज करा है सेविंग्स को, मतलब समझाता हूं, मोबिलाइज किया है सेविंग्स को और इसको चैनलाइज किया है, चैनलाइज इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। अब ये पहला पॉइंट इसका आ जाता है, फीचर इसका आप बोल सकते हो, इसका एडवांटेज बोल सकते हो, जो बोलना हो उसको बोल सकते हो। और ये आपका पहला पॉइंट आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो जाता है कि यहां पर जब फाइनेंशियल मार्केट नहीं था तो लोगों को था तो लोग सेव तो कर रहे थे। तो अपने नानी लोग, अगर आप कभी नानी और दादी से पूछोगे तो वो लोग चावल के डिब्बे के अंदर सेव कर देते पैसा, किचन के अंदर कहीं रख देते थे, अलमारी में कहीं छुपा के रख देते थे। बट वो पैसा बढ़ नहीं रहा था, वो पैसा टाइम के साथ कम हो रहा था। ठीक है, कम कैसे हो रहा था? क्योंकि आप लोग सब लोग जानते हो टाइम के साथ इन्फ्लेशन बढ़ता है तो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। क्लियर है? अब यहां पर क्या हुआ,
कि फाइनेंशियल मार्केट के आने से हमारी सेविंग्स आराम से इन्वेस्ट हो गई और यहाँ पर प्रोडक्टिव यूजेज में लग गई, यानी कि हम एक तरीके से इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, बिजनेसेस भी बढ़ रहे हैं, और बिजनेस बढ़ेगा तो हमारे लिए ही बहुत अच्छा होगा क्योंकि हमारी सैलरी बढ़ जाएगी। सो हर चीज़ इंटर रिलेटेड है, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्टिव यूज हो गया, हमने उससे इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों यहाँ पर गेन कर लिया। तो एक तरीके से ये पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हो गया प्राइस डिस्कवरी का। अब देखो, अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता तो यहाँ पर जो बिजनेसेस हैं वो शेयर्स कैसे सेल करते, वो डिबेंचर्स कैसे सेल करते, वो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को कैसे सेल करते। तो यहाँ पर इसने क्या किया, सारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को एक प्राइस दे दिया। बट अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि भैया यहाँ पर प्राइस कैसे दिया जाता है। जैसे कि अगर आज के टाइम पे मैं बोलता हूँ कि MRF के शेयर जो हैं वो बहुत महंगे हैं, टाटा के शेयर्स है वो इतने प्राइस के हैं, तो यहाँ पर कैसे प्राइस डिस्कवरी की जाती है। सो प्राइस डिस्कवरी की जाती है हमेशा डिमांड और सप्लाई के थ्रू। सो ऑफकोर्स ही बात है कि अगर मैं रिलायंस के शेयर की बात करता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा प्राइस के होंगे क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। बट अगर मैं बाकी का कोई ऐसी छोटी मोटी कंपनी, इसके PNB या पंजाब नेशनल बैंक, इसको लूट के ले गए थे नीरव मोदी, तो बेसिकली उसके शेयर्स बहुत डाउन आपको मिलेंगे, 8-10 रुपए के मिलेंगे, शायद 20 रुपए तो ज़्यादा के नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्राइस डिस्कवरी में। ठीक है, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। अभी थर्ड पॉइंट में बोल रहे हैं लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, इसका मतलब क्या है। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है बहना, और जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो सिर्फ एक चीज़ बहती है, उसको हम बोलते हैं पैसा, इसको बेसिकली हम लोग कैश बोलते हैं। सो प्रोवाइड्स लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को जब कैश में कन्वर्ट कर सकते हो तो उसको हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं। और फाइनेंशियल मार्केट से क्या हुआ कि हमारे पास जितनी भी सिक्योरिटीज़ थी, क्या थी सिक्योरिटीज़, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, जिसको हम लोग शेयर्स, डिबेंचर्स, आप जो बोल लो, ठीक है, जितनी भी हमने पढ़ी हुई हैं, जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं, उसको अब हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तुरंत सेल कर सकते हैं, तुरंत बाय कर सकते हैं। आजकल ग्रो ऐप चल गया, स्टॉक्स चल गया, ज़ेरोधा चल गया है, उस पर आप डालोगे भैया मुझे इतने शेयर्स करना है, बेचना है, तुरंत आपके पास पैसा बैंक अकाउंट में तुरंत। सो यहाँ पर लिक्विडिटी अच्छी प्रोवाइड हो जाती है। फोर्थ पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन खत्म हो गया। पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर पहले आपको ये सब करना होता था तो बहुत पेपर वर्क लगता था, बहुत सारे अंडरराइटर्स लगते थे, कमीशन लगता था, ब्रोकरेज लगता था, तो लोग करते नहीं, छोड़े। बट क्या हुआ बाद में, अभी अगर आप देखोगे जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, बिल्कुल गिरावट आ गई है। तो अब अगर आपको कुछ भी शेयर मार्केट में कुछ भी करना है, बहुत ही कम कॉस्ट पे आप कर सकते हो, एक्चुअली जीरो ब्रोकरेज पर भी आप यहाँ पर ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। और इसलिए आज के टाइम पर अगर आप ग्रो को देखोगे, आप अपस्टॉक्स या ज़ेरोधा को देखोगे, सब बहुत तरीके से बूम करे हैं बिकॉज कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बिल्कुल नील हो गया है। तो यहाँ पर 4 जो है मेन फीचर्स मैंने आपको पढ़ा दिए फाइनेंशियल मार्केट के। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट होता है उसको हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है मनी मार्केट और सेकंड टाइप होता है कैपिटल मार्केट। सो ये दोनों ही टाइप्स होते हैं और कैपिटल मार्केट को हम लोग फर्दर डिवाइड कर देते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में, पर उसको बाद में बढ़ेंगे। पहले अपन बात करते हैं मनी मार्केट के बारे में। मनी मार्केट की सबसे पहली खासियत यही होती है कि ये शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए जाना जाता है। अब शॉर्ट टर्म का यहाँ पर क्या मतलब होता है ये समझते हैं। तो शॉर्ट टर्म फंड्स का यहाँ पर मतलब है कि ये 1 साल से कम के लिए यहाँ पर फंड्स रेज किए जाते हैं। तो अगर कोई भी बोरोअर है तो अगर वो मनी मार्केट में आता है तो उसको पता होता है कि भाई मुझे 1 साल से कम वक्त में पैसा जो है वो लौटाना पड़ेगा। और जो सेवर्स होते हैं उनको भी पता होता है कि भैया मैं 1 साल से कम के लिए पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे फिर उसके हिसाब से ही पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड्स पहली चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है होता है। इस पर लॉन्ग टर्म फंड्स होता है कैपिटल मार्केट। इसमें क्या होता है शॉर्ट टर्म फंड, जिसका मतलब क्या होता है 1 ईयर से लेस देन 1 ईयर, ठीक है, लेस देन 1 ईयर। इसके अलावा सेकेंड चीज क्या होती है, इसका कोई भी जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं होता है। जियोग्राफिकल लोकेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, हर कोई आकर के यहाँ पर इससे फंड्स जो है बोरो करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से वो होते हैं, तो यहाँ पर RBI हो गया, कॉमर्शियल बैंक हो गया, LIC हो गया, ठीक है, हर कोई आकर के यहाँ से पैसा उठाता है। तो उसकी कोई फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं है कि भाई इतने इसी ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो यहाँ पर इससे पैसा उठा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट क्या हो जाता है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर हो जाता है कि ये वर्किंग कैपिटल के लिए यूज होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी लोगों को वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए होता है वो यहाँ पर आ जाते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज,
यानी कि जब भी किसी को अपनी क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है, रॉ मटेरियल्स उठाना है, लेबर की पेमेंट करना है, तो वो क्या करेंगे, मनी मार्केट से पैसा उठाएंगे। ऐसा कहा जाता है क्योंकि शॉर्ट टर्म रहता है, तो जल्दी से उठाया, पेमेंट करी, फिर बाद में जाकर के रीपेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर मनी मार्केट के 4 फीचर्स मैंने आपको गिनवा दिए हैं। चलो अब मनी मार्केट के टाइप्स पर चलते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारे सामने आते हैं टाइप्स ऑफ मनी मार्केट, यानी कि यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं बोरोअर्स के पास, जहां से वो लोग जो है पैसा उठा सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है दैट इज कॉल मनी। यहाँ पर ये बैंक सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन सेकंड आता है ट्रेजरी बिल्स, इसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सेकंड सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। देन थर्ड आता है आपका कॉमर्शियल बिल्स, फोर्थ आता है कॉमर्शियल पेपर, और फिफ्थ जाता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, अब सबसे पहला ऑप्शन मेरे सामने आता है कॉल मनी। अब कॉल मनी किसके लिए होता है, ये होता है बैंक्स के लिए। तो जो बैंक्स होते हैं वो बेसिकली इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात तो आपको यही लिख देना है कि जो बैंक्स है वो उसका यूज़ करते हैं, और जब भी बैंक्स के पास मनी नहीं होता है, यानी उनको कैश की रिक्वायरमेंट होती है, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो यहाँ पर जाते हैं कॉल मनी ऑप्शन के पास। अब जो कॉल मनी ऑप्शन होता है उसमें सेकंड पॉइंट आ जाता है कि ये किस लिए यूज़ होता है, किस लिए बैंक्स का यूज़ आता है, तो ये CRR के लिए यूज़ आता है। ओके, CRR का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो जब भी बैंक्स के पास कैश रिजर्व रेशियो नहीं होता, यानी कि उनको पास डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा जो कि उनको RBI के पास जो है सबमिट करना पड़ता है, अगर उसकी उनके पास कमी होती है, कैश रिजर्व रेशियो की कमी होती है, तो यहाँ पर वो लोग जाते हैं किसके पास, हमारे कॉल मनी के पास, और दूसरे बैंक से बोलते हैं कि भैया मुझे पैसे उधार दे दो, मेरे को भी RBI को देना है, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा विथ इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर कॉल रेट बोला जाता है। क्यों कॉल रेट बोला जाता है, क्योंकि इसको कॉल मनी है तो उसके इंटरेस्ट रेट को कॉल रेट बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, हाईली वॉलेटाइल और हाईली लिक्विड भी होता है, ये भी याद रखना, हाईली लिक्विड। ऐसा क्यों मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, समझना बात को, क्योंकि ये बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट होता है। इसकी जो साइकिल होती है, इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 से 2 दिन का होता है, यानी कि 1 से 2 दिन में खत्म काम हो जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता हमको। तो यहाँ पर एक ही चीज़ बताई गई है, दैट इज़ कि जो कॉल मनी होता है वो 1 से 2 दिन के लिए होता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बैंक जल्दी से अपना CRR भरते हैं और उसके बाद फिर तुरंत इसको मैच्योर कर देते हैं, दूसरे बैंक को पैसा दे देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी इंटरेस्ट रेट जो होता है वो हर घंटे यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रहा होता है, 1 to 2 आवर्स में, 1 घंटे पहले कुछ था अब कुछ हो गया, तो यहाँ पर बहुत जल्दी जो कॉल मनी है वो चेंज हो रहा होता है। आई होप आई एम क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं ट्रेजरी बिल्स के ऊपर। अब जो हमारा ट्रेजरी बिल्स जाता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जाता है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं ये सबसे पहले इशू किए जाते हैं। कौन इसको इशू करता है, इनको RBI इशू करता है। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर इशूड बाय RBI होगा, जो सबसे पहले आप लिखोगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बैक्ड है, इसलिए बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होते हैं, पहली चीज। ठीक है, सिक्योर्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकंड हो जाता है कि ये फ्रीली ट्रांसफरेबल और नेगोशिएबल होता है। इसका मतलब क्या होता है समझाता हूँ। फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब है कि आप इसको दूसरे बंदे को ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास है ट्रेजरी बिल, तो आप मुझे भी दे सकते हो, मैं मेरे पास है तो मैं आपको भी दे सकता हूँ। ठीक है, नेगोशिएबल भी होते हैं। इसके अलावा जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इस पे आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये इशू होते हैं डिस्काउंट पर, यानी कि इसको हम लोग डिस्काउंट पर इशू करते हैं। बहुत अच्छे सुनना, इशूड एट डिस्काउंट, और रिडीम होते हैं पार पर। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, इशू होता है डिस्काउंट पर, रिडीम होते हैं पार पे। तो जब भी आपको ये मिलेगा तो इसके प्राइस से कम पर मिलेगा। इसका मैं एग्जाम्पल भी यहां पर लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 50,000 रुपए का ट्रेजरी बिल है। ठीक है, तो वो आपको मिलेगा डिस्काउंट पर, यानी कि मान लो 45,000 के डिस्काउंट पे मिला। सो आपको इशू कितने पे हुआ, 45,000 पे, जो उसके प्राइस से कम है। और बाद में जब आप उसको रिडीम करने जाओगे, फॉर एग्जाम्पल आप 3 महीने बाद गए रिडीम करने के लिए, तो आपको सरकार 50,000 रुपए दे देगी। सिंपल, सरकार 50,000 रुपए दे देगी। तो ऐसे करके हुआ तो डिस्काउंट पर इशू, पर आपको रिडीम हो गया पार पे, जो उसकी वैल्यू थी वो उसको आपको दे दी गई। सो ऐसे करके यहाँ पर जो होता है ट्रेजरी बिल काम करता है। तो यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, और इंटरेस्ट रेट ना होने की वजह से इसको हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। सो यहाँ पर आई होप सो आप लोग को दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं।
सो ऐसे करके जेम्स बॉन्ड वाला ये जो चीज़ है वो कंप्लीट हो जाता है। चलो कॉमर्शियल बिल्स पे चलते हैं। तो कॉमर्शियल बिल्स जो होते हैं वो बहुत ही नॉर्मल होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, जिसको हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि कुछ ट्रेड बिल्स होते हैं, तो उनको हम लोग ट्रेड बिल्स भी बोलते हैं। पहली चीज़ तो आप लोग यही लिख देना, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेड बिल्स। तो ये जो होते हैं ऐसे बिल्स होते हैं जो कि बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं। तो इसका शॉर्ट टर्म पीरियड या फिर मैच्योरिटी डेट जो होती है वो 90 डेज की होती है। 3 महीने से ज़्यादा के लिए आप नहीं बनवा सकते। ये क्यों बनवाया जाता है? बिकॉज यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में पेमेंट होने वाली है तो हम एक बिल ड्रॉ कर देते हैं कि आप जो है 90 दिन के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट मिल जाएगा। तो फ्यूचर पेमेंट के लिए होता है। अगर आपको जल्दी पेमेंट चाहिए है तो आप यहाँ पर बैंक के पास भी आ सकते हो और इसको डिस्काउंट करवा सकते हो। तो डिस्काउंटेड बाय बैंक भी यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है। सो कैसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला है कि भैया मैं आपको 90 दिन के बाद पैसे दे दूंगा, तो मैंने एक बिल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये जो बिल है आप ले जा सकते हो कहाँ पर? बैंक के पास, और वो आपको पहले से ही जो है पैसे आपको दे देगा और फिर बाद में मुझसे जो है पैसे ले लेगा। लास्ट पॉइंट इसका जाता है कि ये भी नेगोशिएबल होते हैं और ट्रांसफरेबल होते हैं। सो आप इनको नेगोशिएट भी कर सकते हो, नेगोशिएबल भी हैं और ट्रांसफरेबल भी हो जाते हैं। सो ऐसे करके 4 पॉइंट से आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, पर पढ़ के जाना है। चलो आगे बढ़ते हैं कॉमर्शियल पेपर की तरफ। तो कॉमर्शियल पेपर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपनीज के पर्सपेक्टिव से, और इस पर एक आपको छोटा मोटा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अपन को समझना पड़ेगा कि कॉमर्शियल पेपर 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो कंपनीज हैं वो यहाँ पर पैसा उठा सकें। बट ये जो होते हैं थोड़े से अनसिक्योर्ड होते हैं। यहाँ पर ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो ज़्यादा सिक्योर होते हैं, पर जो कॉमर्शियल पेपर होते हैं वो अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स होते हैं। अनसिक्योर प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है कि यहाँ पर ज़्यादा सिक्योर्ड नहीं होते, कंपनी डूबी आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए यहाँ पर ऐसी कंपनीज इसको इशू करती हैं जिनके पास रेप्यूटेशन होती है और क्रेडिट वर्दीनेस होती है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उधर समझ जाना, राइटिंग क्रेडिट वर्दीनेस। ओके, सो एक बार राइटिंग चेक, मतलब स्पेलिंग चेक कर लेना, स्पेलिंग थोड़ी मेरे से गलत हो जाती है। सो यहाँ पर रेप्यूटेशन और क्रेडिट वर्दीनेस होने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो होता है अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स, इनकी जो टाइम होता है यानी कि मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 3 से 12 महीने का होता है। ओके, सो यहाँ पर ये 3 महीने का होता है, 90 डेज का होता है। ट्रेजरी बिल की बात करूँ तो ये 14 से 1 ईयर तक, 14 डेज से लेकर के 365 डेज तक का होता है। तो ये भी 1 ईयर तक का इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है। कॉल मनी का तो 1 दिन का 2 दिन का होता है, और कॉमर्शियल पेपर का 3 to 12 मंथ्स का, और इसका भी 3 to 12 मंथ्स का ही होता है आगे वाले का। इसके अलावा ये जो होता है इसको हम लोग ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। इस पे क्वेश्चन आता है, तो ब्रिज फाइनेंसिंग इसको क्यों बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ब्रिज फाइनेंसिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट को खत्म कर रहे हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? ऐसी कॉस्ट जो कि इनकर करता है कोई भी बिजनेस जब वो सिक्योरिटीज को इशू करता है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना एक नया बिल्डिंग बनाना है। अब नया बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करना पड़ेगा। उसको इशू करते टाइम मुझे बहुत सारी कॉस्ट आएगी। मुझे ब्रोकरेज यानी कि ब्रोकर को पैसा देना पड़ेगा, मुझे अंडरराइटर्स को पैसा देना पड़ेगा, मुझे लीगल फीस देना पड़ेगा। तो ये फीस इतनी ज़्यादा होती है कि मुझे जो है इसके लिए अलग से मनी मार्केट में जाकर के कॉमर्शियल पेपर इशू करना पड़ेगा ताकि मेरे पास पैसा आ जाए और फिर जो है मैं आराम से यहाँ पे जो है पैसे का यूज़ कर सकूँ। तो इसके सबसे बड़े इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? तो जनरल पब्लिक जो होती है वो उसमें थोड़ा सा कम इन्वेस्ट करती है, पर बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स तो भैया सबसे पहले आगे आते हैं। तो बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स इसके रियल इन्वेस्टर्स हो जाते हैं। तो बैंक्स और म्यूचुअल फंड, ये 2 लोग इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। सो ऐसे करके यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा दी है। चलो आखिरी वाला जल्दी से कंप्लीट करते हैं। अब जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आता है इसके मेन फीचर्स मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, छोटा सा टॉपिक है। अब ये जो होता है इसमें बेसिकली बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज इशूड बाय बैंक्स। तो बैंक्स इसको इशू कर सकते हैं, ठीक है, बैंक्स कैन इशू लिख देता हूँ। इसके अलावा ये सिर्फ एक ऐसा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेकेंडरी मार्केट में भी सोल्ड हो सकता है। ये चीज़ याद रखना, सेकेंडरी मार्केट में सोल्ड हो सकता है। देन थर्ड चीज़ हो जाती है इसकी कि इसका मैच्योरिटी पीरियड 91 डेज से यानी कि 3 महीने से लेकर के आपका 365 डेज तक हो सकता है। तो वही है, वही वाली कहानी है, सेम। देन फोर्थ आ जाता है सेम इसका कि ये भी नेगोशिएबल और ट्रांसफरेबल होता है। आप इसको दूसरों के नाम पर कर सकते हो, आराम से ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है।
सो ऐसे करके यहाँ पर 4 इसके पॉइंट मेन आ जाते हैं। एक पॉइंट इसका और इम्पॉर्टेंट है जो आपको समझना है, दैट इज कि इसको अपन लोग डिस्काउंट नहीं कर सकते, कांट बी डिस्काउंटेड बाय बैंक। ठीक है, डिस्काउंटेड बाय बैंक, और यहाँ पर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, सो कांट बी डिस्काउंटेड बाय बैंक। और ऐसे करके ये इसके मेन फीचर्स हो जाते हैं। सो ये जो होता है थोड़ा सा जनरल पब्लिक जो है इसको यूज़ करती है, ठीक है, अपन लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट जनरल पब्लिक के लिए होता है। कॉमर्शियल पेपर ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स इसको यूज़ कर रहे होते हैं। कॉमर्शियल बिल सब लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ट्रेजरी बिल्स भी सब लोग यूज़ कर रहे होते हैं, कॉल मनी सिर्फ और सिर्फ बैंक यूज़ कर रहे होते हैं। सो ऐसे करके 5 मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उसको हम लोग ने यहाँ पर देख लिया है। चलो जल्दी से बढ़ते हैं आगे अपने कैपिटल मार्केट की तरफ। चलो बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जो होता है, सबसे पहले इसका जो एक फीचर होता है दैट इज कि ये हमेशा लॉन्ग टर्म फंड्स में जो है यहाँ पर काम में आता है। तो जब भी किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए होते हैं वो कैपिटल मार्केट को अप्रोच करते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, 1 साल से ज़्यादा, अब कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म फंड्स जो होते हैं 10-15 साल के लिए हम लोग कैपिटल मार्केट में जाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। देन सेकंड चीज़ हो जाती है कि यहाँ पर अब इंटरमीडिएटरी जो है उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। इंटरमीडिएटरी का मतलब क्या होता है, जो कि ट्रांजैक्शन करवाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि ब्रोकर्स हो गए, इसके अलावा आपका अंडरराइटर्स हो गए, ये 2 मेन होते हैं। इसके अलावा लीगल भी आ जाते हैं, लीगल एडवाइजर्स, एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पर आ जाता है। तो जो लोग भी बीच में आ रहे हैं ट्रांजैक्शंस की और उसको हेल्प कर रहे हैं करवाने में, दैट आर इंटरमीडिएटरीज। ठीक है, इंटरमीडिएटरीज। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कि ये एक एक्ट करता है एज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स। तो वही सेम जो लाइन अपन ने फाइनेंशियल मार्केट में देखी थी उसको यहाँ पर अपन को कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस भी आ जाते हैं। रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ पर सेबी जो है, आपने नाम सुना होगा, सेबी यहाँ पर जो है कंट्रोल ले लेता है पूरा का पूरा, और यहाँ पर एक कोड ऑफ कंडक्ट करा जाता है। पहले ये सब नहीं था, लेकिन जब से हर्षद मेहता ने हमारे यहाँ पर स्कैम 1992 किया था, तो उसके बाद फिर से यहाँ पर जो रूल्स और रेगुलेशन बहुत से बनाए गए, सब कुछ वापस से पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया गया था कैपिटल मार्केट का। इसके अलावा और कुछ है क्या, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मौका मिलता है कैपिटल फॉर्मेशन करने का। कैपिटल फॉर्मेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब लोग यहाँ पर एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और कौन से एसेट्स में, फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और अपना पैसा बनाते हैं। सो ऐसे करके यहाँ पर हमने 4 पॉइंट देख लिए हैं, ये इसके 4 फीचर्स होते हैं। अब चलो बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर इसके 2 टाइप की तरफ। तो पहला टाइप आता है प्राइमरी मार्केट, और सेकेंड टाइप आता है जो कि एक पूरा स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। तो जो भी हम लोग शेयर मार्केट बोलते हैं कि भैया शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाना है, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। बट पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी मार्केट की तरफ। तो ये क्या होता है, तो बेसिकली आपने एक वर्ड सुना होगा कि सबसे पहले जो कंपनी होती है वो डायरेक्टली सेकेंडरी मार्केट में नहीं आती, वो सबसे पहले आती हैं प्राइमरी मार्केट में। जैसे कि आप लोगों को कभी भी सिक्योरिटीज लेना हो, ओके, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि आपको सबसे पहले अगर सिक्योरिटी या फिर कार खरीदना हो तो आप लोग कहाँ पे जाओगे, शोरूम जाओगे। तो शोरूम जाते हो तो शोरूम में नई कार मिलती है। एक सेकंड मैं अपना माइक सही कर लूं। तो अगर आपको एक ब्रांड न्यू कार खरीदना है तो आप लोग कहाँ पे जाओगे, शोरूम जाओगे। तो प्राइमरी मार्केट वो शोरूम है। और जो सेकेंडरी मार्केट है वो कैसा है, जब आपको कार बेचनी होती है किसी और को तो आप क्या करते हो, एक ब्रोकर से बात करते हो और फिर जो सेकेंड हैंड कार है उसको सेल करते हो। तो सेकेंड हैंड कार का जो मार्केट है दैट इज सेकेंडरी मार्केट, और प्राइमरी मार्केट हमारा ब्रांड न्यू कार्स का शोरूम है। अब यहाँ पर जो है फ्रेश सिक्योरिटीज ही यहाँ पर इशू की जाती है, फ्रेश इशू होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज आ जाती है दैट इज इशू थ्रू आईपीओ। अब आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसको हम लोग आईपीओ भी बोलते हैं। सो बेसिकली आईपीओ का मतलब होता है कि कंपनी जो होती है वो यहाँ पर मार्केट में उतरती है और सबको बोलती है देखो भाई हमारे यहाँ पर जो है शेयर्स बढ़ रहे हैं, आप आकर के खरीद लो। अब अगर लोग आकर के खरीदेंगे तो लोग बोलेंगे भाई इसके क्या फीचर्स है क्या नहीं है। इसकी गाड़ी खरीदने जाते हो तो मॉडल नंबर और हर चीज़ देखते हो ना, क्या फीचर्स है। तो सिमिलरली यहाँ पर सारे फीचर्स को हम लोग लिखते हैं प्रोस्पेक्टस के अंदर। किसके अंदर, प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो प्रोस्पेक्टस एक तरीके का आपका कार्ड होता है, तो मैं इसको शादी का कार्ड बुलाता हूँ बेसिकली, जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होती है
कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, क्या कंपनी की बैलेंस शीट रही है, कितना प्रॉफिट बनाया है, हर चीज़ इस प्रोस्पेक्टस में होती है। ठीक है, तो ये जो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये दिया जाता है जनरल पब्लिक को। किसको दिया जाता है? जनरल पब्लिक को दिया जाता है, ताकि यहाँ पर पब्लिक जो है डायरेक्टली सबसे पहले शेयर खरीद सके। अच्छा, जब आप लोग नई टाइप पर गाड़ी खरीद रहे होते हो तो यहाँ पर गाड़ी जो होती है वो आपको थोड़ी सी महंगी मिलती है। ठीक है, उसके बाद फिर सेकेंड हैंड मार्केट में थोड़ी कम की जाती है। पर शेयर्स में ऐसा नहीं होता। शेयर्स और डिबेंचर्स में ऐसा होता है कि अगर आपने आईपीओ में खरीद लिया है तो आपको सस्ते में मिल जाता है और फिर आप उसको महंगे तरीके से सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हो। और यहाँ पर जो आईपीओ होता है उसमें आपको ज़्यादा क्वांटिटी में भी खरीदना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर 13,000, 14,000, 15,000 जो है उसमें अपन को थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर्स लेना पड़ता है, ताकि यहाँ पर हम लोग बाद में उसको जो है सेल आउट कर सके सेकेंडरी मार्केट में, तो वो थोड़ा महंगे में बिक जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है, पर हर बार नहीं बिकते, कभी कभी लॉस में भी चले आते हैं। जैसे कि एक कंपनी थी पेटीएम, तो पेटीएम ने अभी आईपीओ निकाला था, उसका फिर सारे लोग आज भी रोते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आईपीओ में अच्छे से इन्वेस्ट करना। अब जो सेकंड मेथड हमारे सामने जाता है दैट इज ऑफर फॉर सेल। अभी जो ऑफर फॉर सेल होता है ये एक सेकंड ऑप्शन होता है कंपनीज के पास। क्या होता है कि वो डायरेक्टली पब्लिक को ना सेल करके यहाँ पर ब्रोकर को सेल कर दे। तो वो क्या करेंगी, ब्रोकर के पास जाएंगी और उनको एक लार्ज क्वांटिटी में शेयर्स दे देंगी। अब ब्रोकर जो होते हैं वो थोड़ा सा कम प्राइस पर इसको लेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर 95 रुपीज 100 रुपए का शेयर है तो वो 95 रुपीज में खरीद लेंगे कंपनी से, और यहाँ पर जो जनरल पब्लिक है उसको भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जनरल पब्लिक को वो लोग हाई प्राइस पे दे सकते हैं। किस पर देंगे? हाई प्राइस पर। तो यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पब्लिक है उसको हाई प्राइस में देंगे। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए में दे दिया, तो जो बीच का 5 रुपए बचा वो ब्रोकर की जो है कमाई हो गई। सो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि आप ऐसे समझो कि एक नई नवेली गाड़ी है, उस गाड़ी को ब्रोकर ने खरीद लिया थोड़े से कम पैसे में और फिर आपको ज्यादा में बेच दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, पब्लिक के पास हो गया। अब एक कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, कम में क्यों दे रही है? वो चाहे तो डायरेक्टली पब्लिक को 100 रुपए में दे सकती है, बट अगर डायरेक्टली पब्लिक को देगी तो यहाँ पर पेपर वर्क बहुत बढ़ जाएगा। कंपनी को टेंशन होगी, पब्लिक को ढूंढो, अपना प्रोस्पेक्टस बनाओ, ये करो वो करो। उसने क्या किया, डायरेक्टली एक एजेंट को दे दिया। उस एजेंट का अब काम है कि भाई आगे बेचते रहो। ठीक है, सो ऐसे करके यहाँ पर पब्लिक के पास जो है शेयर्स चले जाते हैं। अब थर्ड क्या तरीका होता है? थर्ड तरीका आपका हो जाता है, यही से समझा रहा हूं मैं। ठीक है, थर्ड आपका तरीका हो जाता है ऑफर फॉर सेल के बाद प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट और ऑफर फॉर सेल में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस, बाकी सब कुछ सेम है। यहां पर भी जो कंपनी होती है वो सबसे पहले ब्रोकर को पूरे अपने शेयर्स दे देती है। ब्रोकर क्या करेगा, इस बार जनरल पब्लिक को नहीं देगा, वो देगा कुछ इंस्टीट्यूशंस को, कुछ प्राइवेट कंपनीज को या फिर इंस्टीट्यूशन को। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आप यहां पर लिख सकते हो। अब इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कौन आ जाता है? समझ लो LIC हो गया, UTI हो गया, ऐसे करके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनको प्राइवेटली दे देती है। तो यहां पर जनरल पब्लिक को भी नहीं दिया, इन सबको दे दिया। तो यहां पर क्या होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट करने से यहां पर ब्रोकर को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो होता है अच्छा खासा पैसा दे देते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऐसा क्या हो जाता है कि फायदा सबका है, क्योंकि कंपनी का फिर से सेम काम है, उसको भैया ज़्यादा लीगल फीस में नहीं पड़ना है उसको, और ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पर ब्रोकर्स का भी फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी बिक जाते हैं। तो ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट है वो सबसे ज़्यादा स्मॉल कंपनीज यूज़ करती हैं और न्यू कंपनीज यूज़ करते हैं जिनकी डिमांड नहीं होती है। ठीक है, तो डिमांड नहीं होती है तो वो क्या कहती हैं कि भैया ब्रोकर को दे दो, ब्रोकर अपने हिसाब से प्राइवेटली प्लेस करता रहेगा। सो स्मॉल कंपनीज हो गई, न्यू कंपनीज हो गई, जिनकी डिमांड नहीं है शेयर मार्केट में, जिसको जनरल पब्लिक जल्दी खरीदेगी नहीं, वो इन दोनों का ज़्यादातर यूज़ करती हैं। बाकी भाई नई कंपनी होगी, मतलब अच्छी खासी कंपनी है, रिलायंस टाइप की है, टाटा टाइप की है, तो वो तो डायरेक्टली आईपीओ यहाँ पर फाइल करेगी। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ पर 3 चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर राइट इशू की तरफ। तो चलो अब बात करते हैं राइट इशू की। इसका मतलब क्या होता है? तो अभी तक हम लोगों ने 3 चीज़ें देख ली हैं, अब हम लोग चलते हैं राइट इशू की तरफ। देखो, राइट इशू का सिंपल मतलब होता है कि जब जो कंपनी होती है वो नई सिक्योरिटीज यहाँ पर इशू कर रही होती है, तो ये जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनका हक बनता है कि पहले सिक्योरिटीज उनको ऑफर की जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जियो की कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और आप पहले से एक इन्वेस्टर हो, आपने अपना पैसा दिया है, जियो बहुत ग्रो कर गया, और उसके बाद फिर अब जियो चाहता है कि वो नई सिक्योरिटीज इशू करे, तो यहाँ पर एक प्री एम्प्टिव राइट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री एम्प्टिव राइट होता है किसके पास? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास,
कि भैया यहाँ पर वो जो हैं उनसे पहले पूछा जाए, उनको पहले ऑफर किया जाए सिक्योरिटीज़ को। अगर वो लोग मना कर देते हैं तो फिर आगे आप नए शेयर होल्डर्स को वो सिक्योरिटीज़ दे सकते हो। ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर अगर नए शेयर होल्डर्स आएंगे तो यहाँ पर लूज करेंगे कंट्रोल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर कंट्रोल लूज होगा, साथ ही साथ नए लोग आएंगे तो अपनी ओनरशिप को भी शेयर करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो है पहले एक प्रीएम्प्टिव राइट होता है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास कि भाई उनको सिक्योरिटीज ऑफर की जाए, और उसके बाद फिर आगे जो नए शेयर होल्डर्स हैं उनको दिया जाए। ओके, तो लूज कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा ये कंपनीज एक्ट के थ्रू उनके पास एक राइट होता है, इसलिए हम लोग इसको राइट इशू बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं हमारे EIPO की तरफ। तो देखो जो EIPO होता है उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर जो IPO होता है यानी कि आप सिक्योरिटीज़ तो इशू कर रहे हो, बस आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ कर रहे हो, आप ग्रो ऐप का यूज़ कर रहे हो और उसके थ्रू अब आप इशू कर रहे हो सिक्योरिटीज़ को। तो यहाँ पर बेसिकली टेक्नोलॉजी आ जाती है और टेक्नोलॉजी के थ्रू ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको यहाँ पर इशू किया जाता है। सो आज के टाइम पर कोई भी फिजिकल फॉर्म में नहीं करता है, पेपर वर्क खत्म हो चुका है, हर चीज़ ऑनलाइन फॉर्म मोड में हो रही है। सो ऐसे करके 5 तरीकों से हम लोग ने प्राइमरी मार्केट को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। चलो बढ़ते हैं आगे अपने कैपिटल मार्केट की तरफ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंडरी मार्केट की तरफ। तो देखो जो सेकेंडरी मार्केट होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि एक सेकेंड हैंड मार्केट होता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम समझें कि जब एक बार सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में जा चुकी हैं, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे आपकी ब्रोकर ने किसी जनरल पब्लिक को दिया हो, अब ऑलरेडी मार्केट में सिक्योरिटीज हैं और अब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो दूसरे शेयर होल्डर्स को भी बेच सकते हैं, नॉर्मल पब्लिक को भी बेच सकते हैं, यानी कि अब एक्सचेंज शुरू हो जाएगा सिक्योरिटीज का और सेकेंड हैंड में एक्सचेंज होगा। तो ये डिमांड और सप्लाई यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब देखो सेकेंडरी मार्केट के फीचर्स क्या होते हैं, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो सेकेंडरी मार्केट होता है वो एक इकोनॉमिक बैरोमीटर की तरह काम करता है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी जो इकोनॉमी होती है, अगर मुझे जानना है किसी भी इकोनॉमी के बारे में कि वो फ्लरिश कर रही है यानी कि बहुत बढ़ रही है या फिर डिप्रेस यानी कि बहुत नीचे जा रही है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली जा करके उसका शेयर मार्केट देख लूँगा। आज के टाइम पर इंडिया का जो शेयर मार्केट है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला मार्केट बन चुका है, उसका मार्केट कैप बहुत बढ़ चुका है। सो यहाँ पर एक मेरे को समझ में आएगा कि एक इंडिया की जो इकोनॉमी है वो तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, सो ये इसको हम लोग एक तरीके से जो शेयर मार्केट या फिर सेकेंडरी मार्केट होता है इसको हम लोग स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं और ये एक तरीके से पल्स होती है किसी भी इकोनॉमी की। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो पल्स अगर लिखने आए तो लिख देना, ये वाला चीज़ है। देन सेकेंड जाता है आपका कि यहाँ पर ये जो है आपका जो रिसोर्सेज है उसका बेटर एलोकेशन कर रहा है। सो बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पर आ जाता है। सो जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं यानी कि हमारे पास जो पैसा होता है, जो सेवर्स के पास जो पैसा होता है उसको और तरीके से यहाँ पर हम वो लोग जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर जो है शेयर को कम दाम पे खरीद कर सकते हैं और फिर ज़्यादा पे बेच सकते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पर उनके पास प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। उसके बाद फिर जब ये दो चीज़ें आ जाती हैं तो इसके अलावा एक और पॉइंट हो जाता है कि यहाँ पर ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। सो अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर जो बिजनेसेस हैं वही बोरोअर्स हैं। तो बोरोअर्स के पास जितना ज़्यादा पैसा आएगा वो उतना ज़्यादा अपना बिजनेस को बिल्डअप करेंगे। जितना ज़्यादा बिजनेस को बिल्डअप करेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा हमारा नेशनल इनकम इंक्रीज होगा। सो नेशनल इनकम इंक्रीज होने से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ड आता है तो जीडीपी यहाँ पर बहुत मैटर करता है। जीडीपी का मतलब प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन करना, उससे रिलेटेड होता है आपका बिजनेसेस, और बिजनेसेस को कौन पैसा दे रहा है, आपका फाइनेंशियल मार्केट। सो यहाँ पर जो सेकेंडरी मार्केट है इसका ये भी एक हो जाता है। तो मैंने तीनों पॉइंट जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड थे पहले वो लिख दिए ताकि याद करने में ईजी जाए। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है आपका प्राइस से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या जाता है, प्राइस डिस्कवरी फिर से होती है। सो यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं उसको प्राइसेस मिलते हैं कि भाई ये ज़्यादा होगी कम होगी। जो बेटर कंपनीज है, जो बहुत अच्छी कंपनीज हैं, जिनकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, जैसे कि टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, इन्फोसिस हो गई, इनके स्टॉक्स हमेशा ज़्यादा के होते हैं। ठीक है, इनका प्राइस हमेशा ज़्यादा लगता है क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा है। और जो नई नई कंपनीज होती हैं जैसे जोमेटो हो गया या फिर पीएनबी हो गई या फिर कोई और नई कंपनी अभी जो लॉन्च हुई हो, तो इनके जो शेयर्स होते हैं वो थोड़े कम के होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी डिमांड भी कम है। सो यहाँ पर जो होता है ये डिमांड और सप्लाई से
चल रहा होता है, ये हम लोग ने पहले भी पढ़ा है। ओके, इसके अलावा और कुछ अगर मैं देखूं तो प्राइस वाला हो चुका है, सारे हमारे हो चुके हैं। ओके, एक बार आता है कि यहां पर एक स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड ऑफ इक्विटी कल्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब ये है, ये बोलना क्या चाह रहा है कि हमारे यहाँ पर पहले के टाइम पर ज़्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करते थे, पर जब से स्कैम 1992 आया, या फिर ये तो लिख नहीं सकते स्कैम 1992, तो जब से फाइनेंशियल मार्केट्स में एज आया है, तब से सेकेंडरी मार्केट का यहाँ पर चलन हुआ है। जब से लोगों ने देखा कि हाँ भाई 1990s के बाद से, अगर मैं बोलूँ जब से LPG आई है, तो लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया था। इंडिया में 2000 से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होना शुरू हुआ, और यहाँ पर एक इक्विटी कल्ट यहाँ पर आ गया। इक्विटी कल्ट का मतलब होता है कि ग्रुप फॉर्म होने लगे हैं। अब लोग जो है इन्वेस्टिंग की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सेबी भी जो है, इसके अलावा जो पूरा फाइनेंशियल मार्केट सिस्टम है वो इतना अच्छा हो चुका है, इतना ईजी हो चुका है कि कल्ट यहाँ पर फॉर्म हो गया है, इक्विटी कल्ट, कि भाई आप चलो इन्वेस्ट करते हैं। और 2020 के बाद जब 1992 आई थी, स्कैम 1992, उसके बाद तो भैया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ भी हो चुकी है। तो 1 2 3 4 5, अभी 4 पॉइंट और बचे हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट अपना हो जाता है ओके लिक्विडिटी का। तो यहाँ पर लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करता है हमारा जो है सेकेंडरी मार्केट। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि भैया किसी भी चीज़ को अगर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, तो भैया वो सेकेंडरी मार्केट है। आप जाओ अपने शेयर से लेकर के जाओ, और वहाँ पर आपका वो कैश में जो है कन्वर्ट आराम से हो जाएगा। तो यहाँ से लिक्विडिटी भी आ जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारा जाता है कि यहाँ पर सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ चुका है। तो सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत अच्छे से हो चुका है कि भैया कोई भी एरी गैरी कंपनी जो है वो यहाँ पर लिस्ट नहीं हो सकती है स्टॉक मार्केट में। जैसे कि आपका प्ले स्टोर और ऐप स्टोर होता है, उस पर कोई भी फालतू का ऐप नहीं आता, उसको हर चीज़ स्कैन करके अच्छे से करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस ऐसे होता है कि जितनी भी कंपनी से लेजिड होती हैं, सब सारी ऑथराइज कंपनीज होती हैं, उन्हीं को सिर्फ जो है लिस्ट किया जाता है। हमारे जो निफ्टी होता है या फिर सेंसेक्स होता है, ये दोनों क्या होते हैं उसको अभी आगे समझेंगे। बट यहाँ पर उन्हीं कंपनीज के शेयर जो हैं लोगों को दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं लास्टली बात करूँ तो ओके, सो एक और यहाँ पर पॉइंट आता है कि यहाँ पर प्रमोट किया जाता है। क्या प्रमोट किया जाता है? प्रमोट किया जाता है सेविंग एंड ओके ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा रहा है, एजुकेशन दिया जा रहा है। तो ये तो ऐसे पॉइंट हो गए जो कि मतलब नॉर्मली अपन को लिखने होते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर इतने पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि हमको पढ़ना था, और यही इसके फीचर्स होते हैं मेन। चलो अब हम लोग प्रोसेस देखते हैं कि अगर आपको शेयर खरीदना है सेकेंडरी मार्केट में तो कैसे खरीदोगे। तो सबसे पहले यहां पर आ जाता है अपना प्रोसेस। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो? सबसे पहले आप ब्रोकर को सिलेक्ट करते हो। तो यहां पर प्रोसेस लिख देता हूं मैं। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। तो ब्रोकर को सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर पहले के टाइम पे क्या होता था कि इंसान होता था, उसके कुछ ब्रोकर बन गया है तो उसको अपन ने सिलेक्ट कर लिया, उससे अपना काम हो जाता था। आज के टाइम पर ऐसा नहीं होता। आज के टाइम पर अपन डायरेक्टली जाते हैं किसके पास? ग्रो ऐप पे जाते हैं, आप स्टॉक्स पे जाते हैं, ज़ेरोधा पे जाते हैं। तो ये सब लोग कौन हो गए? ये सब लोग ऑनलाइन ब्रोकर्स हो गए। तो ये सब ऑनलाइन ब्रोकर्स होते हैं, और इन पर जाकर के हमको सबसे पहले अपनी सारी डिटेल्स देनी होती है। तो ऑल डिटेल्स, अब देखो डिटेल्स के नाम पर सबसे पहले हमको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, उससे सब पता चल जाता है। सबसे पहला होता है पैन कार्ड, सेकेंड इज आधार कार्ड, और थर्ड आता है आपकी बैंक डिटेल्स। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं तो आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपके पास अभी ये चीज़ें नहीं हैं तो आप अपने मम्मी पापा का यूज़ करके एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो, और फिर यहाँ से आपका एक ब्रोकर सिलेक्ट हो जाता है। देन सेकेंड आता है आपका डिपॉजिटरी। अभी डिपॉजिटरी क्या होता है? तो देखो क्या होता है, जब भी आप एक ब्रोकर को सिलेक्ट करते हो, ठीक है, उसके बाद वो ब्रोकर क्या करता है? आपका डीमैट अकाउंट बनाता है। तो ये डीमैट अकाउंट किसके अंडर बनता है? डिपॉजिटरी के अंडर। तो मैं आप लोग को थोड़ा अच्छे से इस प्रोसेस को समझाता हूं। तो यहां होता है डिपॉजिटरी, यहां पर होते हो आप जिसका डीमैट अकाउंट खुल चुका है, ठीक है। तो जो डीमैट अकाउंट खुला है, तो ये डिपॉजिटरी क्या है? एक तरीके का बैंक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। तो डिपॉजिटरी का एक तरीके का बैंक है जहां पर सारी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज रखी गई हैं। तो डीमैट अकाउंट आपने खोला, उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटीज हैं इसको इस डिपॉजिटरी से ले सकते हो, और यहाँ पर चाहो तो अपनी जो जितनी सिक्योरिटीज को रख सकते हो। जो डिपॉजिटरी होती है वो बेसिकली होल्ड करती है सारी सिक्योरिटी को। तो बेसिकली क्या कर रही है? होल्ड कर रही है हमारी सिक्योरिटीज को, जस्ट लाइक अ बैंक। जैसे बैंक पैसे रखता है वैसे ये सिक्योरिटीज रखती है। इस डिपॉजिटरी और डीमैट अकाउंट यानी कि आप कौन हो? ओनर हो। आप दोनों डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद डिपॉजिटरी। तो इनके बीच में
जो बंदा काम कर रहा होता है वो होता है ब्रोकर या फिर बैंक। अब इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोकर बैंक तो बोल नहीं सकते, तो हम इसको बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है ये डीमैट अकाउंट और मतलब जो हमारा ओनर होता है, हम लोग होते हैं, जनरल पब्लिक होती है, उसके और डिपॉजिटरी के बीच में एक तरीके का लिंक बना रहा है, ये कम्युनिकेट करेगा। ये दोनों डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ये चीज़ याद रखना, दोनों डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ दो तरीके की डिपॉजिटरी है हमारे यहाँ पर, एक है NSDL और है एक और CDSL। NSDL का फुल फॉर्म आता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, लिखना नहीं पड़ेगा, सुन लो, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। और CDSL का फुल फॉर्म हो जाता है आपका सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो ये हो जाता है आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और डिपॉजिटरी। अब आपका थर्ड पॉइंट यहाँ पर जाता है, दैट इज प्लेसिंग द ऑर्डर। अब आप लोग क्या करोगे, अपना ऑर्डर प्लेस करोगे। अब प्लेस कैसे करते हैं ऑर्डर को, बहुत ही ईजी है। आपको यहाँ पर बताना पड़ता है क्वांटिटी और प्राइस, ये दो चीज़ें आपको बताना पड़ता है कि भाई आपको कितने शेयर चाहिए किसी कंपनी के और कितने में चाहिए। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा फॉर एग्जाम्पल कि मुझे 100 शेयर चाहिए हैं रिलायंस के, पर कितने प्राइस पे, 100 रुपये के प्राइस के अंदर, या फिर समझ लो 100 रुपये अब हम लिख चुके, तो 50 रुपये के प्राइस के अंदर मुझे 100 शेयर चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक ये प्राइस रिलायंस शेयर्स का 50 रुपये नहीं आ जाता, जब तक मैं 100 शेयर्स नहीं खरीदूंगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी प्राइस चल रहा है शेयर्स का 51 रुपीज़, तो अभी मेरा जो ब्रोकर है वो बुक नहीं करेगा, अभी नहीं करेगा जब तक 15 पे चल रहा है। जैसे ही 50 हो जाएगा तुरंत 100 शेयर वो बुक कर देगा, मेरे को अपने प्राइस पर जो है शेयर्स मिल जाएंगे। तो ये भी होता है, यानी कि आप थोड़ा सा नेगोशिएट कर सकते हो यहाँ पर, या फिर नेगोशिएट नहीं बोल सकते इसको, मार्केट का वेट करते हो कि मार्केट जैसे थोड़ा सा डाउन जाएगा, शेयर प्राइस थोड़ा सा डाउन जाएगा, आप अपने रेट पर उसको खरीद सकते हो। तो ऐसे करके यहाँ पर प्लेसमेंट हो जाता है ऑर्डर का, और फिर आगे की प्रोसेस हमारी शुरू हो जाती है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारी हो जाती है दैट इज मैच द शेयर विथ बेस्ट प्राइस। तो यहाँ पर बेस्ट प्राइस जो होगा उसके साथ जो ब्रोकर है आपका उसको कर देगा, यानी कि वो जाएगा ऑनलाइन, देखेगा जो बेस्ट प्राइस अवेलेबल होगा उस पर आपको शेयर को दिलवा देगा। कभी कभी 50 पर अवेलेबल नहीं होता तो 51, 52 पर भी दिलवा देगा। ऐसे करके आपकी हेल्प करेगा और आपको शेयर यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देगा। फिफ्थ तो आपका पॉइंट क्या आता है, एग्जीक्यूट करना ऑर्डर को। तो एग्जीक्यूट होगा आपका ऑर्डर, यानी कि वहाँ पर उसने ऑर्डर डाल दिया है, वहाँ से एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर आपको एक कन्फर्मेशन स्लिप मिल जाएगी। क्या मिलेगी? कन्फर्मेशन स्लिप मिल जाएगी। बहुत सही है भाई, आपके मज़े हो गए। अब यहाँ पर सिक्स्थ जो है, यहाँ से अब आपको पेमेंट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। इसको हम लोग, ओके मेरा माइक फिर से गिर चुका है। अब यहाँ पर होगा इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। अब इसका मतलब क्या हो जाता है? इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट का सिंपल मतलब होता है कि अब जो ब्रोकर है उसने यहाँ पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया है, अभी पेमेंट नहीं हुई है। अब यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट वो बनाएगा कि देखो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसमें क्या क्या दिया होगा, इसमें आपके नंबर ऑफ शेयर्स दिए होंगे, जिस प्राइस पर वो आए हैं वो दिया होगा। प्राइस के अलावा एक और चीज़ होगी, दैट इज आपका यहाँ पर ब्रोकर की फीस क्या है, ब्रोकरेज कितना यहाँ पर यूज हुआ है वो भी लिखा होगा। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नोट पर हो जाती हैं। अब जो 7 चीज़ आपकी आती है दैट इज डिलीवरी ऑफ शेयर्स, ठीक है, या फिर पेमेंट डे, इसको आप पे इन डे बेसिकली बोलते हो। तो पेन चेंज कर लेता हूँ। पे इन डे का यहाँ पर सिंपल मतलब होता है कि अब यहाँ पर आप पेमेंट कर रहे हो, पे इन डे। सो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर पेमेंट कर रहे हो। पेमेंट आप कैसे करोगे? बहुत सिंपल सी बात है। अब या तो आप यहाँ पे कैश पे करोगे, यानी कि सिंपली पेमेंट करोगे शेयर्स की, या फिर अगर आपको शेयर सोल्ड करना हुआ तो आप शेयर्स दे दोगे। दो में से एक काम होता है, या तो आपको खरीदना है या तो बेचना है। अगर खरीदना है तो इस दिन पर आप पैसे दोगे, यानी कि पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश। अगर आप लोग को शेयर्स बेचना है तो यहाँ पर आप अपने शेयर्स को सबमिट हो जाएंगे, आपके शेयर्स पूरे सबमिट हो चुके हैं, ठीक है। अब आपके पास वो शेयर्स नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर पे इन डे में या तो आप शेयर्स के फॉर्म में एक तरीके से पेमेंट कर रहे हो, या तो कैश के फॉर्म में कर रहे हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो। तो ऐसे करके पे इन डे यहाँ पर हो जाता है, और ऐसे करके आपकी पूरी की पूरी पेमेंट यहाँ पे जा चुकी होती है। उसका फिर 8वां जो लास्ट हमारा स्टेप आता है दैट इज सेटलमेंट साइकिल। तो सेटलमेंट साइकिल क्या होती है कि यहाँ पर पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में T+2 डेज लगते हैं। T+2 डेज का मतलब होता है कि एक होता है आपका ट्रांजैक्शन का डे
और इसके अलावा 2 वर्किंग डेज होते हैं जिसके बाद आपका पूरा का पूरा सेटलमेंट हो जाता है। आपने अगर खरीदा है तो आपके पास शेयर्स आ जाएंगे, और अगर आपने बेचा है तो आपके पास पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइम पर या तो आपके पास शेयर्स आएंगे तो पैसा आएगा, इसलिए हम उसको पे आउट डे भी बोलते हैं। अच्छा, T+2 का मतलब लोगों को समझ में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको थर्सडे को शेयर्स चाहिए हैं, तो आपको मंडे को पेमेंट करना पड़ेगा। सो मंडे को अगर आप पेमेंट करते हो, पे इन डे आपका मंडे को होता है, सो इसके बाद मंडे +2 यानी कि मंडे को ट्रांजैक्शन हुआ +2 यानी कि ट्यूसडे वेडनेसडे, तभी 2 दिन आएंगे। इसके बाद आपको थर्सडे के बाद मतलब थर्सडे को मिल सकते हैं, उसके बाद भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन इसके पहले नहीं लगेगा। तो T+2 तक आपका टाइम लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन साइकिल, सेटलमेंट साइकिल। और यहाँ पर पे आउट डे आपका हो जाता है, और ऐसे करके आपका पूरा जो है ऑर्डर कंफर्म हो जाता है, आपको पूरी स्लिप मिल जाती है और अपना काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर 8 स्टेप्स की प्रोसेस है जो कि आपको याद करना है। ये प्रोसेस पूरी तो कभी नहीं आएगी, बट इसमें से ना बीच बीच में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्पेशली पे इन डे क्या होता है, पे आउट डे क्या होता है, तो उसको अच्छे से अपन को याद कर लेना है। सो फाइनली अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है, सब लोग जानते हैं, सेबी। तो सेबी होता है, ये इसके फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान से देख लो, अब लास्ट बचा हुआ है। सो अब यहाँ पर बात आ जाती है कि सेबी होता क्या है। तो सेबी जो है दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये आपका फुल फॉर्म होता है इसका। और ये जो था, ये सेटअप हुआ था 1988 में। सो 1988 में जब ये सेटअप हुआ था, सो इसका कुछ काम नहीं था, मतलब कि ये सिर्फ ऐसे ही बना दिया गया था कि चलो देखने के लिए है, तो बस ये वॉच डॉग था, इसको हम लोग वॉच डॉग बोलते थे, कि बस देखता था पर भौंकता नहीं था। ओके, बड़ा गंदा सा है पर ठीक है। तो देखता बस रहता था, और यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं कर पाता था, इसका कुछ काम नहीं था, ना इसके पास कुछ कंट्रोल था ना कुछ था। बट हुआ क्या कि जब मई 1992 के पहले हर्षद मेहता ने एक बहुत बड़ा स्कैम किया, बहुत बड़ा स्कैम किया, जिसके बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं, तो यहाँ से सेबी को एक्टिव किया गया। तो जो सेबी था उसको 1992 के मई में यहां पर एक्टिव किया गया, और एक सेपरेट गवर्नमेंट बॉडी बनाया गया विथ परपेचुअल सक्सेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, सेपरेट गवर्नमेंट बॉडी है भैया, किसी इंडिपेंडेंट बॉडी है जैसे कि BCCI है, तो इन सब का क्या होता है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, खुद का एक लीगल एग्जिस्टेंस है, किसी के अंडर में नहीं आते हैं, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, और एक परपेचुअल सक्सेशन है, यानी कि भैया लोग बदलते रहेंगे पर कंपनी वहीं के वहीं रहेगी। तो ये गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, एक चीज़ यह याद रखना। और इसके पास पूरा एक हक है, पूरा एक राइट है, पूरा एक कंट्रोल है पूरे मार्केट को हिलाने का। सो अब यहाँ पर ये जो चीज़ आ जाती है, सेबी हमारे सामने आ जाती है, और अब यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके फंक्शंस के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके प्रोटेक्टिव फंक्शंस, कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहले यहां पर आता है कि सबसे पहले आपको बचाएगा प्राइस रिगिंग से। अब प्राइस रिगिंग का मतलब यहां पर क्या होता है बच्चों, देखो प्राइस रिगिंग का मतलब होता है प्राइस को बार बार इन्फ्लेट करना या फिर डिप्रेस कर देना, ठीक है, समझ में आ रहा है मतलब, यानी कि प्राइस को या तो बढ़ा देना या तो कम कर देना अपने हिसाब से। तो कंपनीज क्या करती हैं, यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट के थ्रू गलत बैलेंस शीट भी दिखा सकती हैं, इसके अलावा कोई न्यूज़ फैला दिया, इसके अलावा कोई ह्यूमर फैला दिया, ह्यूमर मतलब अफवाह, जिसके कारण क्या हुआ, लोगों में या तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी या तो कम हो जाएगी, या फिर सप्लाई बढ़ जाएगी या तो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, या तो उसका प्राइस जो है उसको एक तरीके से मैनिपुलेट करना। तो जब भी वो अपने प्राइस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी, मैनिपुलेशन ऑफ शेयर प्राइस आप कह सकते हो, या फिर सिक्योरिटीज का प्राइस बोल सकते हो, तो यहाँ पर उसको प्राइस रिगिंग कहा जाएगा। तो सेबी यहाँ पर चेक करते हैं कि कहीं कोई कंपनी ऐसा कर तो नहीं रही है, कहीं वो अपने शेयर्स के प्राइस को यहाँ पर मैनिपुलेट तो नहीं कर रही है। तो ये भैया इन्वेस्टर्स के लिए बहुत खतरा होता है, इसलिए ऐसे न्यूज़ से बचें जो कि एकदम से, जैसे कि कोई भी प्राइस एकदम से बढ़ जाता है या फिर एकदम से कम हो जाता है, तो सेबी चेक कर रही होती है कि प्राइस में देन फ्लक्चुएशन कैसे आ गया, समझ में आता है, फ्लक्चुएशन यहाँ पर देख रही होती है। सेकंड डे आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। इस पर एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग का सिंपल मतलब होता है कि कोई अंदर का व्यक्ति, यानी कि कंपनी के अंदर का व्यक्ति कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत कर रहा है। तो
इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि यहाँ पर कोई बोर्ड मेंबर है या फिर कोई भी एम्प्लॉय है, इन सब के पास कंपनी के अंदर की न्यूज़ होती है। दे नो कि कंपनी में कब बोनस शेयर्स इशू करेगी, कंपनी कब ज़्यादा डिविडेंड इशू करेगी, यहाँ पर कंपनी कब जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कि शेयर होल्डर्स हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने वाली है या नुकसान पहुंचाने वाली है। इनके पास बहुत ही एक ऐसी न्यूज़ होती है जो कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल के पास नहीं होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, उसके हिसाब से शेयर्स खरीद लेते हैं और फिर इनको फ़ायदा हो जाता है क्योंकि इनके पास अल्टीमेट न्यूज़ है। तो यहाँ पर जो सेबी है वो चेक कर रही होती है कि कहीं ये कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा है, कहीं ये लोग कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर चेक किया जाता है। क्योंकि देखो यार, अगर आपको कल को पता चल जाएगा कि यार आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और वो कंपनी बहुत सारा डिविडेंड देने वाली है, बहुत सारे बोनस शेयर्स देने वाली है, तो आप क्या करोगे, एक शेयर नहीं खरीदोगे, आप खरीदोगे तो 1,00,000 शेयर्स, मतलब जितने ज़्यादा खरीद सकते हो उतने खरीदोगे। तो एक तरीके से आपके पास ज़्यादा ओनरशिप आएगी। तो फिर यहाँ पर जो सेबी है वो चेक करेगी कि भाई इसने इतने सारे शेयर्स तो खरीदे हैं, पर क्या ये इनसाइडर मेंबर तो नहीं, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा है। तो ऐसे करके यहाँ पर चेक किया जाता है। ओके, देन थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाता है कि कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि कोई भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट तो नहीं दिया जा रहा। अब मिसलीडिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कभी कभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या फिर CEO होते हैं, ये लोग कुछ मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे देते हैं। जैसे कि अभी जो हमारी जो कंपनी है वो 100 गुना ग्रो करने वाली है, तो अगर ऐसे कोई भी ऐसे मिसलीडिंग स्टेटमेंट होती है या फिर हम इसके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है ना, एकदम से शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। क्योंकि छोटी मोटी न्यूज़ जो होती है ना, इससे क्या होता है ना, लोग खरीदने लग जाते हैं एकदम से कि हाँ चलो भाई इसके तो ये होने वाला है, ये तो बढ़ने वाला है, चलो खरीद लो। और खरीदने के कारण क्या होता है ना, प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन फिर बाद में पता चलता है ऐसा कुछ तो था ही नहीं, तो एकदम से जो शेयर प्राइस है वो डाउन हो जाता है। तो जिन लोगों ने खरीदा था कि ये सोच करके भैया महंगा हो जाएगा और प्राइस कम हो गया, तो पूरा का पूरा लॉस यहाँ पर झेलना पड़ा। जैसे कि अभी हुआ था कि जो अडानी थे उनके ऊपर एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, तो जैसे वो रिपोर्ट लॉन्च हुई उनके पूरे शेयर्स गिर गए। बेचारे सबसे बड़े अमीर आदमी थे, अब बिल्कुल नीचे आ गए। लेकिन अभी क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसको खारिज कर दिया है, जिसके कारण अडानी की जो शेयर्स है वो वापस से ऊपर चले गए, तो फिर से देश के सबसे अमीर आदमी बन गए। तो यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट जो होता है जो कि मिसलीडिंग हो सकता है, उसके कारण बहुत जल्दी प्राइस जो है फ्लक्चुएट हो जाता है शेयर का। इसलिए देख रहे हैं भैया कोई भी फालतू का स्टेटमेंट तो नहीं दिया गया। ठीक है, ओके। ना फोर्थ एक और पॉइंट जाता है जिसको मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, दैट इज कि एजुकेट करते हैं यहाँ पर जो सेबी है वो एजुकेट करता है अपने इन्वेस्टर्स को कि भैया यहाँ पर कोई दिक्कत ना करें। आपने देखा होगा बहुत सारे आते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, वो सब इसके अंदर आता है। समझ रहे हो कि सेबी जो है वो बता रही है कि भैया एकदम से पूरा पैसा मत डाल देना। इसके अलावा फिफ्थ जाता है आपका कोड ऑफ कंडक्ट। अगर आप बात करोगे सेबी की, तो सेबी के पास एक पूरा का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन की बुक है कि ऐसे ऐसे आपको ट्रेडिंग करना है, ताकि यहाँ पर कोई भी हर्षद मेहता ना बन पाए। पर उसके बाद भी बन जाते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डेवलपमेंटल फंक्शंस। डेवलपमेंटल फंक्शंस में क्या आता है, बहुत सिंपल है कि भैया डेवलपमेंट किया है। तो यहाँ पर सेबी ने क्या डेवलपमेंट किया है, उसने यहाँ पर एजुकेट किया है किसको, ब्रोकर्स को। तो इंटरमीडिएटरीज जो हैं, जितनी भी अपने ब्रोकर्स हैं, बैंक्स हैं, इन सबको यहाँ पर उसने एजुकेट किया है और यहाँ पर सबको बताया कि भाई देखो आपको ऐसे ट्रेडिंग करना चाहिए। तो उनके लिए ट्रेनिंग होती है एक पूरी की पूरी, तो ट्रेन किया है। इसके अलावा इंटरनेट का यहाँ पर परमिट किया है कि भैया इंटरनेट के थ्रू अब जो है आप जो है पूरी की पूरी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इंटरनेट ट्रेडिंग में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट किया है सेबी ने, तो वो भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट एक और आ जाता है, दैट इज IPOs। तो यहाँ पर जो IPO है उसको यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा बोला गया है कि अब IPO जो है अब आप लोग जो है सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो, आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को भी यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। तो नेक्स्ट हो जाता है कि यहाँ पर जो अंडर राइटिंग है उसको ऑप्शनल बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि पहले के टाइम पे क्या होता था, अंडर राइटिंग बिल्कुल ही बिल्कुल मैंडेटरी थी, तो आपको फीस भरना पड़ता था। आज के टाइम पर आपको ऐसा नहीं करना पड़ता। आज के टाइम पे आप जीरो ब्रोकरेज पर, जीरो अंडर राइटिंग फीस पर आराम से जो है यहाँ पर शेयर्स खरीद सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो एक्सचेंज के लिए कुछ भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होती, तो एक्सचेंज बहुत ईजी कर दिया गया है। देन लास्टली हमारे आ जाते हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर इशू हो गई थी, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको बता देता हूँ। थर्ड होते हैं आपके रेगुलेटरी फंक्शन, जिसमें से सबसे पहला आपका आता है
कि यहाँ पर सेबी जो है उसने रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छे से बना दिए हैं, तो एक पूरा का पूरा कोड ऑफ कंडक्ट बन चुका है, ठीक है, इंटरमीडिएटरीज के लिए, बैंकर्स के लिए, ब्रोकर्स के लिए, हर किसी के लिए। देन सेकेंडली यहाँ पर रेगुलेट करने के लिए और क्या किया गया है, यहाँ पर और ज़्यादा जो प्राइवेट प्लेसमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट हमने पढ़ा था कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर शेयर दे दिए जाते हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो इसलिए इसको ज़्यादा लिमिट किया गया है, ठीक है, रेगुलेट करने के लिए। ओके, उसके बाद फिर जो सेबी है वो वर्क कर रही है स्टॉक ब्रोकर्स के अंडर में, सब ब्रोकर्स के अंडर में, और यहाँ पर सबके साथ एसोसिएट कर रही है ताकि यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना जाए, और ज़्यादा डेवलपमेंट हो और रेगुलेट हो सके, ठीक है। इसके अलावा जो सेबी है वो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के साथ भी वर्क कर रही है, तो अलग अलग जगह पर वो रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है ताकि हर फील्ड यहाँ पर अच्छी बन सके। तो यहाँ पर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलो यार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए